2 दिसंबर 1971 ह्यूमैनिटी ने पहली बार एक सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग की। Mars 3 was an unmanned space probe of the Soviet Mars program which spanned the years between 1960 and 1973. मार्स 3 के लैंडर ने अपना कैमरा ऑन किया और पहली फ़ोटो भेजना शुरू की। सिर्फ 15 सेकंड्स तक डाटा आया और एक आधी अधूरी फ़ोटो मिली और फिर डेड हमेशा के लिए। पचास साल बीत चुके हैं लेकिन आज तक किसी को एग्जैक्टली नहीं पता कि मार्स 3 को किस चीज़ ने मारा। आज हम कर्बल स्पेस प्रोग्राम में एग्जैक्टली 1971 सोवियत मिशन को वापस ज़िंदा करेंगे और डिकोड करेंगे उस 20 सेकंड की मिस्ट्री को। लेट्स लॉन्च। दोस्त, उस टाइम नासा भी मार्स पे लैंड नहीं कर पाया था। सोवियत ने बनाया था एक मॉन्स्टर 4.6 टन का स्पेसक्राफ्ट। इसमें एक ऑर्बिटर, एक 350 किलो का लैंडर, Launch mass including fuel combined 4,650 kilograms 10,250 pounds. Orbiter 3,440 kilograms 7,580 pounds. Lander 1,210 kilograms 2,670 pounds. On orbit dry mass 2,265 kilograms 4,993 pounds. KSP में इसको बनाने के लिए मुझे एग्जैक्ट डेल्टा वी कैलकुलेशन और 3 स्टेज रॉकेट डिज़ाइन चाहिए था। टिक 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 टिक। अर्थ की ऑर्बिट क्लियर करना इजी था बट मेन चैलेंज 6 महीने का ट्रांजिट, क्योंकि जब मार्स 3 वहां पहुंचने वाला था तब मार्स पर एक ऐसी चीज़ चल रही थी जिसका ना सोवियत को कोई आइडिया था। मार्स पर हिस्ट्री का सबसे बड़ा ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म चल रहा था। उसकी स्पीड 100 मीटर्स पर सेकेंड, लेकिन मार्स 3 के पास कोई AI अबॉर्ट नहीं था। उसको प्री प्रोग्राम डेथ ट्रैप में लैंड ही करना था। एटमॉस्फेयर री एंट्री एट 5.7 किलोमीटर्स पर सेकेंड। कर्बल स्पेस प्रोग्राम में यहाँ हीट शील्ड्स लिमिट टेस्ट कर रही है। एरोडायनेमिक ब्रेकिंग के बाद पैराशूट्स खुलता है, लेकिन डस्ट स्टॉर्म की वजह से रडार अलाइनमेंट पागल हो चुका था। री रॉकेट्स फायर हुए और टच डाउन। हिस्ट्री बन चुकी थी। मार्स 3 सेफली लैंड हो चुका था। तो फिर गलत क्या हुआ? लैंडिंग के एग्जैक्टली 90 सेकंड बाद मार्स 3 ने अपना ट्रांसमिशन स्टार्ट किया। ये वो एक्चुअल करप्टेड फ़ोटो है जो उसने भेजी। कोई डिटेल्स नहीं, सिर्फ एक ग्रे होराइजन और उसके बाद सिग्नल लॉस्ट। रिसर्चर्स के 3 थियरीज है। 1, डस्ट स्टॉर्म के एक्सट्रीम विंड्स ने लैंडर को उड़ाकर पलटा दिया। 2, डस्ट पार्टिकल्स इतने चार्ज हो गए थे कि उन्होंने एंटीना के इलेक्ट्रॉनिक्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया। कोरोनल डिस्चार्ज। 3, लैंडर सेफली बैठ चुका था, लेकिन ऊपर ऑर्बिट में घूम रहे ऑर्बिटर ने सैंडस्टॉर्म की वजह से सिग्नल कैच करना ही बंद कर दिया। सच जो भी हो, वो मशीन आज भी मार्स की मिट्टी के नीचे दबी हुई है। एक साइलेंट गोस्ट जिसने 14 सेकंड्स के लिए दूसरे प्लैनेट में आँख खोली थी। अगर तुम्हें लगता है मार्स 3 एक डिज़ास्टर था, तो अगली बार मैं KSP में वॉस्कॉट 2, जहां हिस्ट्री के पहले स्पेस वॉक एस्ट्रोनॉट का सूट वैक्यूम में फूल गया था और वो ऑलमोस्ट स्पेस में डेड हो गया था। वो वीडियो स्क्रीन में आ रही होगी अगर मैंने वो बना दिया है तो, एज माई नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो। एंड कीप लुकिंग एट द स्टार्स। दिस इज स्टेलर सरफेस साइनिंग आउट। By coincidence, a particularly large dust storm on Mars adversely affected the mission. When Mariner 9 arrived and successfully orbited Mars on the 14th of November 1971, just 2 weeks prior to Mars 2 and Mars 3, planetary scientists were surprised to find the atmosphere was thick with a planet-wide robe of dust, the largest storm ever observed. The surface was totally obscured.
Unable to reprogram the mission computers, both Mars 2 and Mars 3 dispatched their landers immediately, and the orbiters used up a significant portion of their available data resources in snapping images of the featureless dust clouds below. Rather than the surface mapping intended, the Mars 3 orbiter sent back data covering the period from December 1971 to March 1972, although transmissions continued through August. It was announced that Mars 3 had completed their mission by the 22nd of August 1972, after 20 orbits. The probe, combined with Mars 2, sent back a total of 60 pictures. The images and data revealed mountains as high as 22 kilometers, atomic hydrogen and oxygen in the upper atmosphere, surface temperatures ranging from -110 degrees Celsius to +13 degrees Celsius, surface pressures of 5.5 to 6 MB, water vapor concentrations 5,000 times less than in Earth's atmosphere, the base of the ionosphere starting at 80 to 110 kilometers altitude, and grains from dust storms as high as 7 kilometers in the atmosphere. The images and data enabled creation of surface relief maps, and gave information on the Martian gravity and magnetic fields.